तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और शारीरिक शिक्षा और खेल। ठीक है, इस चैप्टर का थोड़ा ब्रीफ ले लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो भी फिजिकली एबल्ड बच्चे होते हैं, यानी कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे, वो कैसे होते हैं, क्या उनकी परिभाषा होती है, उनको विकलांग या दिव्यांग क्यों कहा जाता है, वो कैसे कैसे ओलंपिक्स या पैरा ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे कैसे उनको खेल में बढ़ावा दिया जा रहा है, और फिजिकल एजुकेशन में उनको हम क्यों पढ़ते हैं। तो ये हमने उस चैप्टर में पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। तो उस चैप्टर में से हमारे कौन कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, विकलांगता को परिभाषित करें। ठीक है, हमें विकलांगता को परिभाषित करना है कि विकलांगता होती क्या है और विकलांगता हम विकलांग वर्ड क्यों यूज करते हैं। ठीक है, विकलांगता को एक ऐसी स्थिति या कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे किसी व्यक्ति या समूह के सामान्य मानक के सापेक्ष काफी हद तक कमजोर माना जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गई वर्ड टू वर्ड, क्या वर्ड टू वर्ड क्या लिखेंगे, बट इसका मीनिंग क्या होता है, विकलांगता होती क्या है। विकलांगता ये होती है कि जब भी हम अपना कोई दैनिक काम नहीं कर पा रहे, हमें उस दैनिक काम को करने के लिए किसी और की हेल्प लग रही है, किसी और की नीड हो रही है, तो हम विकलांग होंगे। विकलांग मानसिक रूप से भी हो सकते हैं आप, सोशली रूप से भी हो सकते हैं आप, मतलब सामाजिक रूप से, और शारीरिक रूप से भी हो सकते हैं। मानसिक रूप से कैसे लगेगा, बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो आप एक नॉर्मल व्यक्ति के मुकाबले थोड़े कम हैं। देन अगर शारीरिक रूप से बोले तो आपको पता है, ये कोई डेफ होता है, कोई ब्लाइंड होता है, कोई बोल नहीं सकता, ठीक है, कोई चल नहीं सकता, कोई कुछ हाथ से काम नहीं कर सकता। फिर हम देखें सोशल रूप से, सामाजिक रूप से। सामाजिक रूप से ऐसे कि लाइक हम समाज में ढल नहीं पाते, हम समाज मतलब सोशलाइज नहीं हो पाते हैं, बातें नहीं कर पाते हैं किसी और से, तो उस हिसाब से हमारी विकलांगता ऐसी मतलब 3 टाइप्स की होती है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, जिनमें से हम किसी भी टाइप के विकलांग हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि विकलांगता शारीरिक ही मानी जाती है। और विकलांगता होता क्या है, विकलांगता का मतलब होता है कि जब भी हम कोई दैनिक कार्य किसी और की हेल्प के बिना नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या होगा, विकलांगता। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन, विकलांगता एवं विकार से किस प्रकार भिन्न है। विकलांगता और विकार में क्या अंतर है। ठीक है, विकलांगता चाहे शारीरिक हो या मानसिक स्थायी प्रकृति की होती है, यानी कि विकलांगता चाहे शारीरिक हो या मानसिक, ठीक है, वो हमेशा रहेगी, स्थायी ही रहेगी। ठीक है, और वो एक ही प्रकार की होगी। जैसे मैं बोल नहीं सकती तो ऑब्वियसली मैं आगे भी कभी नहीं बोल पाऊंगी, मैं सुन नहीं सकती तो मैं आगे भी कभी नहीं सुन पाऊंगी। ठीक है, लेकिन विकार अस्थायी या स्थायी दोनों हो सकता है। विकार क्या हो सकता है, अस्थायी और स्थायी। विकार भी सेम होता है जिसमें हम अपने दैनिक कार्य को करने में किसी की हेल्प लेते हैं। अब वो अस्थायी कैसे हो सकते हैं, लाइक मेरे पैर में फ्रैक्चर आ गया, तब मुझे नीड होगी किसी की हेल्प चलने के लिए, या फिर अगर मेरे हाथ में फ्रैक्चर है तो खाना खिलाने के लिए किसी की नीड होगी मेरे को। पर जैसे वो फ्रैक्चर ठीक हो जाएगा तब मैं अपने हाथ से और पैर से खुद काम कर सकती हूँ, तो वो होगी अस्थायी। और स्थायी क्या हो गई, जो हमारी रहती है। तो विकार क्या 2 प्रकार के हो सकते हैं, स्थायी और अस्थायी, बल्कि विकलांगता क्या होती है, सिर्फ स्थायी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, आजकल विकलांग के स्थान पर दिव्यांग शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है। हमें पता है कि विकलांग और दिव्यांग दोनों चीज हम यूज करते हैं, तो ऐसा क्यों किया जाता है। समाज में अधिक सकारात्मक संदेश देने और किसी भी प्रकार के भेदभाव से बचने के लिए आजकल विकलांग की जगह दिव्यांग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पॉजिटिविटी लाने के लिए लोगों के अंदर, जो लोग इस चीज से ग्रस्त है, जो दिव्यांग जन है, उनके लिए भी पॉजिटिविटी लाने के लिए, लोग उनको बुली ना करें, उनका मजाक ना उड़ाए, इसलिए विकलांग या दिव्यांग का हम यूज करते हैं। पर आजकल दिव्यांग का ज्यादा यूज किया जा रहा है एज पर विकलांग। ठीक है, तो दिव्यांग का किस लिए यूज किया जा रहा है, ताकि हम पॉजिटिविटी बढ़ा सके नॉर्मल लोगों के अंदर भी और जो लोग विकलांग है उनके अंदर भी। ठीक है, प्रश्न 4, अव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। अव्यवस्था क्या होती है, विकार किसी व्यक्ति के सामान्य कामकाज में रुकावट है। यह व्यक्ति के मानसिक या शारीरिक स्थायी को स्वस्थता को खराब कर देता है।
ठीक है। अब अस्वस्थता क्या होती है कि जब भी विकार हो जाता है हमें, या फिर अगर हम विकलांगता ही ले लें तो हम अपना दैनिक काम नहीं कर पाते, हम लोगों पे डिपेंड हो जाते हैं, और जब तक वो हमारा काम नहीं करके देंगे तब तक वो काम हो नहीं सकता। फिर अगर बैक प्रॉब्लम है, मेरे को हाथ में प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम, तो कुछ ना कुछ मेरे अंदर जो वो लेजीनेस है ना वो आ जाएगी, क्योंकि सामने वाला मेरा काम कर रहा है तो मैं वो काम नहीं करूंगी। अब मैं वो काम नहीं करूंगी तो ना मैं चलूंगी ना कुछ एक्टिविटी करूंगी, जिस वजह से मैं अस्वस्थ रहूंगी, ठीक है, थोड़ा लेजी रहूंगी, ठीक है, जिस वजह से हमारे शरीर का पोस्चर भी खराब होता है, हमारी आदतें भी खराब होती हैं। अब 5वां क्वेश्चन, सकारात्मक व्यवहार की रणनीति को संक्षेप में समझाइए। अब सकारात्मक व्यवहार क्या होता है? पॉजिटिव बिहेवियर, ठीक है। अब हम कैसे कर सकते हैं पॉजिटिव बिहेवियर? सकारात्मक व्यवहार की रणनीति सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाने और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ स्वस्थ बातचीत करने से संबंधित है। शिक्षकों को नकारात्मक व्यवहार को रोकना चाहिए और इन बच्चों को कक्षा की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब सकारात्मक बिहेवियर हम कैसे दिखा सकते हैं उन बच्चों को जो विकलांग है या फिर स्पेशली एबल्ड हैं, तो उनको हम कैसे दिखाएंगे अपनी पॉजिटिविटी? उनसे अच्छे से बात करके। कुछ बच्चे होते हैं कि उनको बुली करते हैं, है ना, तो उनको बुली ना करने देना, है ना, उनको अच्छी चीजें सिखाना, उनको मोरल सिखाना, नैतिकता सिखाना कि उनको कैसे बात करनी चाहिए उन बच्चों से, है ना, कैसे पॉजिटिव बिहेवियर रहना चाहिए उनका उनके प्रति। फिर उसके बाद टीचर्स का इस सब बातों पर डिस्कस करना अपनी क्लास में, अपने मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको बताना कि ये बच्चे कौन कौन से ट्रॉमा से गुजरते हैं, ठीक है, इनके साथ कैसे बिहेव करें वो। और उसके बाद अगर आपकी क्लास में कोई एबल्ड बच्चा है, स्पेशली एबल्ड बच्चा है, तो उसको अपनी क्लास की एक्टिविटीज में जोड़ना। अगर आप कुछ खेल रहे हो जैसे बास्केटबॉल या बॉल से खेल रहे हो तो आप उसको भी जोड़ सकते हो उसके अंदर। अगर वो चल नहीं सकता तो एटलीस्ट वो बॉल कैच कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज में उसको पार्टिसिपेट करवाना, उससे अच्छे से बात करना, पॉजिटिविटी के साथ उससे बिहेव करना, तो यही सब हम कर सकते हैं। क्या इसको बोलते हैं? सकारात्मक व्यवहार, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन, शारीरिक विकलांगता की प्रकृति एवं कारणों की व्याख्या कीजिए। अब शारीरिक विकलांगता की प्रकृति क्या है और इसके कारण क्या है? शारीरिक विकलांगता प्रकृति में शारीरिक है क्योंकि यह इंद्रिय आयोजक सहित शरीर के अंगों की शारीरिक कार्य प्रणाली से संबंधित होती है। शारीरिक इसकी प्रकृति क्या है? ये हमारे शरीर में ही होती है। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर के किसी भी अंग से जुड़ी हो सकती है या फिर अंग की कार्य प्रणाली से भी संबंधित हो सकती है, ठीक है। अब इसके कारण, शारीरिक विकलांगता के कारण इस प्रकार हैं। कैंसर, दिल का दौरा या मधुमेह जैसी बीमारियां अधिकांश दीर्घकालीन विकलांगताओं का कारण बनती हैं। कौन कौन सी बीमारियां? कैंसर, दिल का दौरा और मधुमेह यानी कि डायबिटीज, ठीक है। पीठ दर्द, चोट और गठिया भी महत्वपूर्ण कारण हैं। जीवन शैली विकल्प और व्यक्तिगत व्यवहार जो मोटापे का कारण बनते हैं वह भी प्रमुख योगदान कारण बन रहे हैं, ठीक है। मास्कुलोस्केलेटल विकार भी विकलांगता का कारण बनता है। उदाहरण में रीढ़ संयुक्त विकार, फाइब्रोमाइटिस आदि शामिल हैं। अब हमारे जो शारीरिक विकार होते हैं या शारीरिक विकार की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, और इनसे हमारी विकलांगता कैसे होती है? कैंसर, दिल का दौरा या मधुमेह ये हमारे होते हैं स्थायी, ठीक है। इससे क्या होता है कि अब कैंसर है मेरे को, तो कैंसर कभी ठीक नहीं हो सकता, ये भी आपको पता है। दिल का दौरा, अगर हमें हार्ट अटैक आया है तो ऑब्वियसली हमें हार्ट की बीमारी हो जाती है और वो भी कभी ठीक नहीं होती, ठीक है। उसके बाद अगर हमें डायबिटीज है तो वो भी ठीक नहीं होती। वो हम इन तीनों को हम कंट्रोल कर सकते हैं बट हम ठीक नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया? ये हमारी परमानेंट लाइफ तक रहता ही है। इसके बाद पीठ दर्द, चोट, गठिया। अब पीठ दर्द है, हमारी पीठ में दर्द होता है तो पीठ में जो डिस्क होती है वो भी लोगों की जाती है, ठीक है। अब उनसे भी पेट के दर्द की वजह से कुछ काम नहीं होता, तो वो पेट का दर्द भी हमेशा रहता ही है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, है ना। उसके बाद चोट लगना या गठिया हो जाती है तो गठिया भी हमारे हमेशा ही रहती है। आप देखते होंगे कभी भी अगर किसी को है तो बहुत दर्द भी होता है उसमें। बाकी ये जो विकार हैं ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है विकलांगता का, शारीरिक विकलांगता का, ठीक है। अब संवेदी
प्रसंस्करण विकार एक बच्चे के सामान्य रोजमर्रा के कामकाज में कैसे हस्तक्षेप करता है। ठीक है, अब ये विकार हमारे जो रोज के काम काज होते हैं उसमें कैसे हमें रोकता है या हस्तक्षेप करता है। संवेदी प्रसंस्करण विकार एक ऐसी स्थिति है जिसमें मस्तिष्क को इंद्रियों के माध्यम से आने वाली जानकारी प्राप्त करने और उस पर प्रतिक्रिया करने में परेशानी होती है। ये किससे रिलेटेड होती है? हमारे ब्रेन से रिलेटेड। इससे क्या होता है कि जो भी हमारे जो ब्रेन है ना, वो हर चीज को एनालाइज करने में टाइम लगाता है, उसको हर चीज समझने में मुश्किल आती है। ठीक है, परेशानी होती है हमें हर चीज समझने में। फिर एसपीडी से पीड़ित बच्चे या तो कम प्रतिक्रियाशील होते हैं या अति प्रतिक्रियाशील होते हैं। अब इसमें यह भी होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ही लेजी होते हैं, कुछ काम नहीं करते, कुछ समझ नहीं पाते, और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका माइंड बहुत चलता है ना, और बहुत काम करते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं। उनमें मोटर कौशल की भी कमी होती है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम होती है और संचार कौशल में देरी होती है। अब वो ऑब्वियसली जब उनका माइंड किसी चीज को एनालाइज करने में टाइम लगाएगा तो ऑब्वियसली वो, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर आपको मेरी पहली वाली बात नहीं समझ में आई तो आगे वाली कैसे समझ में आएगी। टीचर तो सबके हिसाब से पढ़ाते हैं ना, उसको थोड़ी पता है कि उस सिंगल बच्चे को समझ में नहीं आ रहा। तो जब तक आपका ब्रेन एनालाइज पहली वाली बात को करेगा, इतने में मैम दूसरी बात बोलूंगी, जैसे आपका ध्यान कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा, आपका ध्यान केंद्रित नहीं होगा, आपको समझने में मुश्किल होगी, आप समझ ही नहीं पाओगे। फिर उसके बाद हम सोशलाइज होने में भी टाइम लगाते हैं, हम किसी से बात करने में, किसी की बात समझने में, उसमें भी टाइम लगता है। ठीक है, तो वो नहीं हो पाता। इन लक्ष्यों के कारण एसपीडी वाले बच्चे पढ़ाई या अन्य गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ना वो खेल पाते हैं, ना वो किसी और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, ना वो किसी की बात सुनते हैं, ना किसी से बात करते हैं, वो अपने में ही रहने लग जाते हैं। फिर किससे पीड़ित? एसपीडी। ठीक है, प्रश्न 8, पर्यावरणीय कारक विभिन्न प्रकार के विकारकों का कारण कैसे बनते हैं। ठीक है, अब पर्यावरण से हमें क्या क्या हो सकता है। पर्यावरणीय कारक वे बाहरी कारक हैं जो एक बच्चा जहां रह रहा है वहां मौजूद होते हैं। खराब पोषण एक प्रमुख पर्यावरणीय कारण है, क्योंकि बच्चे को पर्याप्त भोजन या पोषण नहीं मिलता। पहला कारण क्या है? बच्चे को पर्याप्त भोजन ना मिलना या फिर बैलेंस डाइट ना देना, उसको अच्छे से प्रोटीन ना मिलना, विटामिन ना मिलना, ठीक है, मिनरल्स ना मिलना, कार्बोहाइड्रेट ना मिलना। जब उसको अच्छे से हर चीज नहीं मिलेगी, ये भी एक कारण हो सकता है। और इससे कमियां होती हैं। सीसा, कीटनाशक, हाइड्रोकार्बन जैसे विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आने से शरीर में कई हार्मोनल असंतुलन पैदा होते हैं। अब जब हम इन सब के कंट्रोल में आते हैं, किसके? सीसा, ठीक है, कीटनाशक, हाइड्रोकार्बन जैसे ठीक है, इन सब पदार्थों के कंट्रोल उसमें आते हैं ना। सराउंडिंग में अगर ये हमारे होते हैं, अगर आप किसी गार्डन के पास रह रहे हो, अगर आपके यहाँ गार्डन है तो ऑब्वियसली आप दवाई भी डलवाते होंगे ताकि उसमें कीड़े ना लगे। तो उसके अंदर क्या क्या डलता है? कीटनाशक डलता है, हाइड्रोकार्बन भी होते हैं। ठीक है, तो जब बच्चे इनके संपर्क में आते हैं ना, तो ये बहुत सारी बीमारियां या फिर हार्मोनल चेंज करता है आपके अंदर। जब हार्मोनल चेंज होते हैं तो या तो आप बीमार भी पड़ सकते हो। ठीक है, इसी तरह माता पिता की उपेक्षा और कम उम्र में यौन शोषण बच्चे में और उसके आसपास मौजूद अन्य कारक हैं जो मानसिक असंतुलन पैदा करते हैं। इस प्रकार पर्यावरणीय कारक विभिन्न प्रकार के विकारों का कारण बनते हैं। पर्यावरण से हमें कैसे होता है, जब हम इनके कंट्रोल में आ जाते हैं गैसेस के, तब भी हमारे शरीर को प्रॉब्लम हो सकती है, हमें मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है, हमें बहुत चीजें हो सकती हैं हमारे जो सोसाइटी में हो रहा है या फिर हमारे आसपास जो हो रहा है, एनवायरनमेंट में जो हो रहा है उसकी वजह से। ठीक है, तो वो भी विकार का कारण बन सकते हैं। बौद्धिक विकलांगता के पीछे 3 कारण बताइए। बौद्धिक विकलांगता, ठीक है, बौद्धिक विकलांगता के पीछे 3 कारण इस प्रकार हैं। पहला, अनुवांशिक स्थितियों, इसमें डाउन सिंड्रोम और फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम जैसी स्थितियां शामिल हैं। ये अनुवांशिक परिवर्तन या अनुवांशिकता कारकों के कारण होते हैं। ठीक है, पहला कारण क्या होगा? अनुवांशिकता। ठीक है, फिर सेकंड कारण गर्भावस्था और प्रसव के दौरान समस्या। यदि गर्भावस्था के दौरान भ्रूण अच्छी तरह से विकसित नहीं हुआ है तो बौद्धिक विकलांगता हो सकती है। यदि किसी शिशु को प्रसव के दौरान पर्याप्त ऑक्सीजन ना मिले या वह समय से पहले जन्म हो
तो इस विकलांगता की संभावना अधिक हो जाती है। तो कौन कौन सी विकलांगता है? अनुवांशिक विकलांगता, जब हमारे जो मतलब मदर होती हैं उनको अच्छे से पोषण नहीं मिलते, उनको अच्छे से डाइट नहीं दी जाती, जिस वजह से जो बेबी होता है वो डेवलप्ड नहीं होता। फिर सेकंड क्या होती है? गर्भ अवस्था में प्रॉब्लम्स आ जाना, ठीक है। या तो बच्चा महीने से मतलब अगर उसका टाइम 9 मंथ का है तो उससे पहले 7-6 मंथ में हो जाना, तो वो भी उनको भी ज्यादा चांसेस होते हैं इस विकलांगता के। और अगर मदर उनको अच्छे से पोषण नहीं दे रही या फिर उनको होने के बाद उनको अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो वो भी विकलांगता का कारण हो सकता है। तीसरा कारण, बीमारी या चोट, मेनिंजाइटिस, काली खांसी, खसरा, मस्तिष्क में संक्रमण या सिर से में चोट जैसी बीमारियां बौद्धिक विकलांगता का कारण हो सकती हैं। कौन कौन सी बीमारियां? काली खांसी, मेनिंजाइटिस, खसरा, मस्तिष्क के संक्रमण या सिर में चोट लगना, ठीक है। बौद्धिक का मतलब होता है मानसिक, मानसिक भी वो आपसे पूछ सकते हैं, बौद्धिक भी पूछ सकते हैं, कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण हानि वाले लोगों के प्रति कोई 5 विकलांगता शिष्टाचार बताइए। अब श्रवण हानि वाले लोगों के प्रति हमें कौन कौन सी चीजें होती हैं वो बतानी है। श्रवण हानि वाले लोग के प्रति दिखाए जाने वाली भिन्न विकलांगता शिष्टाचार है, यह इस प्रकार है। हाथ हिलाकर या कंधे पर थपकी देकर व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करें। यदि आप और व्यक्ति दोनों इससे परिचित हैं तो संकेतित भाषा का प्रयोग करें, ठीक है। व्यक्ति को सीधे देखें और स्पष्ट रूप से बोलें। अब जो सुन नहीं सकते उनको हम बोलते हैं श्रवण हानि वाले लोग। अब जो सुन नहीं सकते उनको आप कैसे केंद्रित करोगे ध्यान उनका अपनी तरफ? तो ऑब्वियसली पहले हमने स्टेप क्या देखा था? हाथ हिलाएं या फिर उसके कंधे पर हाथ लगा के उसको अपनी तरफ केंद्रित करें उसका ध्यान, ठीक है। यदि आप उनकी लैंग्वेज से परिचित हैं, आप दोनों को आती है वो लैंग्वेज साइन लैंग्वेज, तो आप उससे भी उनसे बात कर सकते हैं। और जो लोग सुन नहीं सकते ना, वो रीड लिपसिंग में बहुत ज्यादा तेज होते हैं, तो आप उनकी तरफ सामने देख के भी धीरे धीरे बात कर सकते हैं, वो आपकी बात समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों के लाभों की व्याख्या कीजिए। अब उनके लिए कौन कौन सी शारीरिक गतिविधियां हो सकती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों के विभिन्न फायदे हैं। यह हृदय की मांसपेशियों को मजबूत करता है, यानी कि हृदय के जो मसल्स होते हैं उनको मजबूत करता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। फिटनेस में सुधार के अलावा शारीरिक गतिविधियां ने बच्चों, टीम के साथ ही और शिक्षकों के साथ सामाजिक संबंध विकसित करते हैं। ऐसे इन बच्चों को सामाजिक व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आता है, ठीक है। अब फिटनेस के अलावा क्या होता है? ये सोशलाइज्ड होते हैं, ठीक है। ये ब्रदरहुड, फ्रेंडशिप, इन सब के अंदर कदम रखते हैं। कैसे? अब जैसे हम कोई गेम खेलने गए, पहले तो उनकी अपनी टीम होगी जिससे उनका कोऑर्डिनेशन बनेगा, फिर उसके बाद अगर वो अच्छा खेलते तो अगले मैच होंगे, मैच में वो अन्य लोगों से मिलेंगे, फिर सोशलाइज होना सीखेंगे, ठीक है। तो वो इसमें भी हेल्प करता है। यह वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है, ये वजन भी घटाता है, वजन को अपने काबू कंट्रोल करने में मदद करता है, ठीक है। यह शरीर में ऊर्जा के स्तर को बेहतर बनाने में मदद करता है। नियमित शारीरिक गतिविधियां अक्सर बच्चों को अधिक ऊर्जावान बनाती हैं, उन्हें सक्रिय बनने में अनुमति देती है, सक्रिय बनने की अनुमति देती है। अब वो क्या करते हैं कि बच्चों के अंदर ना खेल की उत्सुकता बढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद उनका मोटापा भी कम हो जाता है, जो भी उनके अंदर फैट जमा हो जाता है, तो खेलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो मोटापा कम होगा, सोशलाइज होंगे, फिर उनके अंदर ऊर्जा आएगी, एनर्जी बढ़ाएंगे, लोगों को मतलब इनको नियमित रूप से शारीरिक स्वस्थ बनाएंगे। गतिविधियों में अक्सर बच्चे बहुत मौज मस्ती करके भी अपनी फिटनेस बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे सक्रिय बनने में अनुमति मिलती है। यह रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल स्तर और मधुमेह को नियंत्रित करता है। शारीरिक गतिविधि तनाव के स्तर को कम करता है। अब क्या क्या करता है? रक्तचाप यानी कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है जो हमारे हार्ट के लिए बहुत बुरी होती है, फिर डायबिटीज को कंट्रोल करता है और शारीरिक गतिविधियों से तनाव को दूर रखता है, ठीक है। तो यहाँ खत्म होते हैं हमारे सारे क्वेश्चंस।
ठीक है। अब हमने क्या क्या क्वेश्चंस करे इसमें, हमने पढ़ा कि विकलांगता और विकार कैसे भिन्न होते हैं, विकलांगता स्थायी होती है और विकार अस्थायी और स्थायी दोनों हो सकता है। विकलांगता का अर्थ क्या होता है, दैनिक जीवन में कार्य ना कर पाना, उसमें किसी की नीड होना, इज कॉल्ड विकलांगता। विकलांगता में शारीरिक शिक्षा से विकलांग बच्चों को क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो वो भी अभी जस्ट हमने डिस्कस किया वो, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि जो भी श्रवण हानि के लोग होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता, कि उनसे हम कैसे संपर्क कर सकते हैं, कैसे उनसे हम संपर्क बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि बहुत सारी बीमारियां होती है, बौद्धिक अक्षमता, ये सारी अक्षमता को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या फिर ये किस वजह से होती है, ठीक है। तो बाकी बस इतना ही था इस चैप्टर में। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।